प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज के मेरे गेस्ट बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, ऑथर हैं, ट्रांसलेटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं। इनको आपने टीवी पर कई बार देखा होगा। पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम कट्टरता के विरोधी हैं एंड बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर फैज अहमद फैजी। जी, बहुत-बहुत आभार आपका। नमस्कार कि आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया अपनी बात कहने के लिए। सर, इट इज माय प्लेजर एंड माय ऑनर कि आप मेरे चैनल पे आए हैं। इतना आज आपका डे इतना बिजी है, आपको ट्रैवल करना है, फिर भी आपने थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर जी, इसके लिए। सर, वक्फ बिल को लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, डर है, धमकी है और बहुत सारा कंफ्यूजन है जो क्रिएट किया जा रहा है या क्रिएट हो गया है। आपको क्या लगता है जी। कि सरकार द्वारा ये जो वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, क्या उससे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये वक्फ बिल लाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ लोग हैं और विशेष रूप से वो जो शासक वर्गीय मुसलमान हैं, जो विदेशी हैं, जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने हमारे देश पे रूल किया। फिर जब उनको समझ में आया, हमारे देश को बाँट लिया और भारत के अंदर भी वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, छोटे-छोटे पाकिस्तान बना के अपने सत्ता वर्चस्व को बचाए बनाए रखे। वो जो समाज है, वो सारे वही आर्गुमेंट ले आ रहा है वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेके, जो उसने पाकिस्तान देश के बँटवारे के समय किया था, कि अगर देश का बँटवारा नहीं हुआ, मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र नहीं बचा, तो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दी जाएँगी, मुसलमान कब्रिस्तान में अपने बच्चों को दफ़न नहीं कर पाएँगे, मुसलमानों का ये हो जाएगा, मुसलमानों का वो हो जाएगा। वो सारे वही आर्गुमेंट डर दिखाने वाले, वो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के वक़्त भी विशेष रूप से जो चीफ़ मेन ऑर्गनाइज़ेशन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो भारत सरकार के पैरेलल अपने को प्रोजेक्ट करता है। वो मैं अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे बात करूँगा, तो मैं ये कहना चाहता सारे आर्गुमेंट वही हैं और ये इससे बात साबित होती है कि ये झूठे आर्गुमेंट है, जिससे वो पाकिस्तान के फ़ेवर के जो देश के बँटवारे के आर्गुमेंट झूठे साबित हुए। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के तरफ से भी जो ये आरोप लगाया जा रहा है, वो भी झूठे आरोप हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है। वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल में जो एक पहले से जो वक़्फ़ बोर्ड है, वो सरकार का उपक्रम है, उसको और चाक-चौबंद करने के लिए, उसको और बहुत ही कहते हैं बहुत उसको अच्छा बनाने के लिए ताकि वो ज़्यादा समावेशी हो सके, ज़्यादा लोकतांत्रिक हो सके, ज़्यादा सेक्युलराइज़्ड हो सके। सरकार ने एक प्रयास किया है, अमेंड किया है। लेकिन पूरे वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल का ही विरोध करना, ये दर्शाता है कि ये विरोध विरोध के लिए कर रहे हैं कि बस हमें सरकार का विरोध करना है, अमेंडमेंट बिल का विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, रचनात्मक चीज़ है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही, सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएँ होनी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ये लोग सर पे लेके ढोते रहते हैं पूरे देश में कि सच्चर कमेटी ने ये कहा है, वो कहा है, वो कहा है। अब जब सच्चर कमेटी की एक रिकमेंडेशन को सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है तो भी प्रॉब्लम है। तो पूरी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करना मैं उचित नहीं समझता। हाँ, अगर किसी को उसमें कुछ बात है तो वो कह सकता है और इसके लिए देखिए बहुत ही वयोवृद्ध और सीनियर सांसद हैं जगदीपिका पाल जी। उनके नेतृत्व में न सिर्फ़ उन्होंने पार्लियामेंट में लोगों को बुलाया, जो हितधारक हैं, मुझे भी बुलाया था, मैं भी गया था। लखनऊ आए थे, वहाँ भी मैंने अपना प्रेज़ेंटेशन दिया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम वहाँ जो रजिस्टर्ड संस्था है सबसे बड़ी जो है देश में 11-12 प्रदेशों में काम कर रही है वो, उसके बैनर से हम लोग वहाँ गए थे। तो बहुत जगदम्बिका पाल जी ने पूरे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेके पूरे देश भर में गए, प्रमुख-प्रमुख जगहों पे लोगों से बात किया, समझा, उसके बाद फिर वो कुछ अमेंड कर रहे हैं उसमें और मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव और अमेंडमेंट बिल के अंदर भी और अमेंड करके वो दे रहे हैं। इसका तो विरोध नहीं किया जाना चाहिए, अगर किसी चीज़ से कोई परेशानी है तो उसको सामने रख के करना चाहिए कि बिल में ये चीज़ है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, एक लाइन में कि बिल असंवैधानिक है, तो बिल हमारे मज़हबी मामलों में दखल डाल रहा है, तो बिल लागू हो गया तो ये हो जाएगा, मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल है, ये है वो, तो वो मुसलमानों को गुमराह करने की बात है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ इसको जो चीफ ऑर्गनाइज़ेशन लीड कर रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका चरित्र समझिए। आप उसकी जब उद्देशिका में जाएँगे, देखिए उर्दू में लिखा हुआ है। जब वेबसाइट पे जाएँगे, तो उसमें उनके वेबसाइट पे एक ऑप्शन भी आता है कि आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। लेकिन आप जैसे ही इंग्लिश में करते हैं और सारी चीज़ें इंग्लिश में हो जाती हैं, लेकिन जो उद्देशिका इनका लिखा हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा मनाने का मकसद क्या है? वो उर्दू में लिखा है, वो चेंज नहीं होता क्योंकि वो इमेज है। उसमें 2 ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जो काफ़ी मैं समझता हूँ कि आपत्तिजनक है। उसमें ये लिखा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की आवश्यकता तब पड़ी जब देश की कानून साज़ी जो है
ऐसे कर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल डालने के लिए कानून बनाया जाने लगा। तो ये उद्देशिका में लिखा हुआ है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल हमारे पार्लियामेंट पे है, क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो ये कहना कि पार्लियामेंट मुसलमानों के खिलाफ कानून बना रही है, उनके मजहबी मामलों के खिलाफ कानून बना, ये पूरी की पूरी हमारा जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस पे प्रश्न लगाना है, और बात पूरी तरह से झूठ है। कभी जो है पार्लियामेंट ने इस संसद ने इस तरह कानून नहीं बनाए जो मुसलमानों को उस तरह से नुकसान पहुंचाने की बात है, जैसा ये कह रहे हैं। अभी आप ये वक्फ बोर्ड को ही देख लीजिए। इससे पहले जो वक्फ बोर्ड के जितने कानून हैं, जिनकी ये दुहाई दे रहे हैं कि नहीं 95 वाला ठीक था, 91 वाला ठीक था, 2013 वाला ठीक है, ये नहीं चाहिए, वो सब तो पार्लियामेंट ने पास किया है। तो एक झूठा बोहतान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दूसरा, वो उसकी उद्देशिका में लिखा हुआ है कि उनका जो मेन उद्देश्य है, वो गैर इस्लामिक जो रस्में हैं, उनको खत्म कर रहा है मुस्लिम समाज से। अब ये गैर इस्लामिक रस्में, उन सभ्यता संस्कृति को कह रहे हैं जो जिसको देशज मुसलमान फॉलो करता है, पसमानदा मुसलमान फॉलो करता है, क्योंकि वो यहीं का रहने वाला है। यहीं के जो विभिन्न प्रकार के धर्म थे, जो भारतीय मूल के जो धर्म थे, उससे मतांतरित होकर मुसलमान हुआ है। तो वो साड़ी भी पहनता है, सिंदूर भी लगाता है, धोती भी पहनता है, भोजपुरी भी बोलता है, तमिल भी बोलता है। तो वो गैर इस्लामिक रस्म उसको कह रहे हैं। अब वो इस्लाम के नाम पे, अच्छा, एक ये भी कहते हैं जो हम भारतीय सभ्यता संस्कृति का पालन करते हैं, जैसे शादी में हमारे हल्दी लगती है, या हमारे शादी में जो दुल्हन को कपड़ा दिया जाता है, जेवर दिया जाता है, उसमें मांग टीका भी होता है, और उसमें साड़ी भी होती है, नेसेसरी होती है, उसको ये हिंदुआना रस्म कहते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये उद्देश्य है कि ये सारे चीजों को खत्म करना है। तो सीधा सीधा वो हमारे सभ्यता संस्कृति, जो पसमानदा मुसलमान है, वो 90% मुसलमान है। ये एक दो। तीसरी जो प्रमुख बात है कि बोर्ड में है सिर्फ अशराफ लोग हैं, उसमें देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया है, सुन्नी है, लॉयर हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन सब अपर क्लास से हैं, जो मुस्लिम शासक वर्ग है, जो कुल मुस्लिम आबादी का 10 से 15% है। 90%, 85% पसमानदा मुसलमान, उसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं। जब उनकी कोई भागीदारी नहीं है, बोर्ड के अंदर कोई सोशल जस्टिस नहीं है, तो फिर वो कैसे दावा कर सकता है कि वो सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है? उसमें महिलाओं की भी भागीदारी नहीं। एक आध महिलाओं को भी इन्होंने रखा है, तो बुर्का पहना के अपने ही घर के लड़कियों औरतों को रखा है इन्होंने। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फ्रंट फुट पे आके कर रहा है। और आज देखिए, आज जुमा है, और रमजान का आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा के, तो इन्होंने फतवा दिया है कि काली पट्टी बांध के जो है लोग नमाज पढ़ने जाए। मैंने सुबह एकदम शहरी में जब मैंने उठा था, उस वक्त मैंने वो वीडियो देखा, और तुरंत मैंने इसको रिस्पॉन्स करके मैंने ट्वीट किया है कि अपने आखिरत को खराब न कीजिए। जुमा है, और जुमा को अल्लाह उसके रसूल के हिसाब से मनाइए। अलविदा जुमा का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। काला धागा बांध के, काला पट्टी बांध के, क्योंकि हमारे जुमा को जो है त्योहार, हफ्ते का त्योहार माना जाता है, तो त्योहार खुशी का होता है। जब अल्लाह रसूल उसको खुशी के लिए कह रहे हैं, तो आप उसमें गम के लिए क्यों? और दूसरी चीज, आप जब मस्जिद का इस्तेमाल राजनीतिक चीजों के लिए करोगे, और फिर कोई मस्जिद पे जब चढ़ेगा उस राजनीतिक आपके एटीट्यूड को प्रत्युत्तर देने के लिए, तो फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे कि सरकार मस्जिद पे बुलडोजर चला रही है। पहले आप उसको लेके आ रहे हो राजनीति में। तो मैंने एक अपील किया है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, थ्रेड पे और ट्विटर पे, कि पसमानदा मुसलमान उससे दूर रहें। और इससे पहले भी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज रजिस्टर्ड, जो बहुत सबसे बड़ी संस्था है, उसने एडवाइजरी निकाल के कहा है कि हमें किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। बिल जो है पार्लियामेंट में है, उस पे बहस होगी, पास होगा, उसके बाद फिर जो करना होगा हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे, अगर कुछ इस तरह की चीजें रहे। और एक बात मैं कह दूं कि बिल के अंदर पहली बार महिलाओं को और मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस को सामने रखते हुए ओबीसी मुसलमानों को भागीदारी देने की बात की गई है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग बस बिल का विरोध विरोध के लिए हो रहा है। जी मैं मेरा मेरा सर एक सवाल है, जैसे जो अपर कास्ट मुस्लिम है, वो जो पसमानदा मुस्लिम है, उनको इतना रिग्रेसिव उसमें ही क्यों रखना चाहता है? क्योंकि देखिए, जो परसेंटेज है अपर कास्ट मुस्लिम्स का, वो तो बहुत कम है, और उसके सामने पसमानदा मुस्लिम जो है वो नतमस्तक हो जाता है या अंडर प्रेशर आ जाता है। इनका मकसद क्या है कि उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए? उससे इनका क्या पर्पस सॉल्व होता है? एक देखिए, अथॉरिटी रहती है इनकी। आप कंपेयर कीजिए। देखिए, अगर जो पसमानदा मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, उसको मजहब के चाशनी में डुबा के रखा जाएगा, फिर वो आर्गुमेंट नहीं कर पाए। हम्म। देखिए, कुरान भी हमको इसीलिए, हमको ऐसा नहीं कि वो मॉडर्न एजुकेशन, हमको दीन का एजुकेशन भी नहीं देना चाहते हैं। कुरान भी हमको तोते की तरह पढ़ाते हैं। कुरान में क्या लिखा है नहीं जानते, सिर्फ उसको पढ़ना जानते हैं।
तो ये शुरू से उनका सिस्टम रखा। अच्छा, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं, उन्होंने इस तरह का एजुकेशन सिस्टम भी उस वक़्त लाए जब अंग्रेज़ों के आने के बाद इनका डाउनफॉल हो रहा था। तब इनको मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेलना था तो भी चाहिए। तो मुसलमान कैसे पता चलेगा? तो कुरान पढ़ने आना चाहिए, तो कुरान पढ़ाया, उसका माने मतलब नहीं पढ़ाया। ये पूरा इग्नोरेंट रखना चाहते हैं। ये पूरा इग्नोरेंट रखना चाहते हैं ताकि उनको रूल करना आसान। देखिए अंग्रेज भी बहुत कम संख्या में, देखिए तो पूरे भारत पे हुकूमत करते हैं। अशराफ भी कम संख्या में, लेकिन पसमानदा पे वो हुकूमत करता है। इसीलिए वो इस तरह की चीज़ें, दूसरा उनको बाँट के रखता है, जाति के आधार पे बाँट के रखता है, क्षेत्र के आधार पे भाषा के आधार पे बाँट के रखता है। इसी कंपेयर में आप हिंदू समाज में देखें, हिंदू समाज के जो पिछड़े लोग थे, दलित लोग बिल्कुल। थे, उनके अंदर देश हुँ, आज़ाद होने के बाद उनको पढ़ने का मौका मिला। उनको आगे बढ़ने का मौका मिला और हिंदू सवर्णों ने ही उनको मौका दिया। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ब्राह्मण थे, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मंत्रालय में जगह दिया। कितनी सुंदर बात है, लेकिन ऐसा उदाहरण आप मुस्लिम समाज में नहीं पाएँगे। इसलिए हिंदू समाज में कहीं न कहीं दबे कुचले लोगों की आवाज़ सुनी गई, वो आगे बढ़े। और जो एक उसमें सामाजिक न्याय, मैं ये नहीं कहता कि पूरा लक्ष्य हासिल किया जा सके, लेकिन बहुत आगे बढ़े बढ़े। लेकिन मुस्लिम समाज में देखेंगे कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है। हालाँकि बाबा कबीर के ज़माने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमेशा हमारी आवाज़ रही है। हमने मुस्लिम लीग को चुनाव हराया उस समय, जब हमको वोट देने का राइट उस तरह से नहीं था, जिस तरह से अशराफ वर्ग को था, क्योंकि पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे लोग ही वोट दे पाते थे। तो ये बात रही है, तो अशराफ का एक सीधा-सा है कि हम मुस्लिम समाज को लीड करें। इसीलिए वो कहीं जो है, उनकी जो संस्थाएँ हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएँ हैं या अर्ध सरकारी संस्थाएँ हैं या सरकारी संस्था जैसे वक्फ बोर्ड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वहाँ ये अशराफ वर्ग जो है पसमानदा मुसलमानों को पहुँचने नहीं देता है। आप देखिए कि रिसेंटली उदाहरण, जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, तो मस्जिद बनाने के लिए भी अलग से ज़मीन दे दी गई, मंदिर के लिए वो जगह दे दी गई और दूसरा ट्रस्ट बना। तो जो मस्जिद का ट्रस्ट बना है, उसमें किसी पसमानदा को इन लोगों ने नहीं रखा। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद की जो लंबे समय तक लड़ाई लड़ी हाशिम अंसारी, वो 90 साल लड़ाई, फिर उनके पुत्र ने जी, उसको आगे बढ़ाया, उन तक को उसमें जगह नहीं दिया गया। इतनी नफ़रत है इनको भारतीय मुसलमानों से, देशज मुसलमानों से। और जब सरकार, ये पहली बार सरकार कोई ऐसा बिल ले आ रही है जिसमें पसमानदा मुसलमानों को भागीदारी देने की बात है, सोशल जस्टिस, मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस को सामने रख के उसमें महिलाओं को, ओबीसी को जगह दी जा रही है, तो ये पूरी तरह से उसका विरोध कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में जब गया था, ओवैसी जी ने मुझसे बहुत लंबे 40-45 मिनट तक वो सवाल ही पूछते रह गए। अब मैंने जवाब देना शुरू किया। मैंने पहले ही कहा कि ये सच्चर कमेटी के आधार पे झूठ बोल रहे हैं। सच्चर कमेटी ने कहीं नहीं लिखा है कि सारे मुसलमान की हालत दलितों से बदतर है। तो वो चूँकि वो बैठे हुए, तो मैंने उनको जाते हुए देखा भी नहीं, वरना मैं उनको जाने नहीं देता। वो पीछे से निकल के बाहर चले गए और पूरा चेहरा उनका लाल हो गया था, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारे गुलाम हमारे बराबर कैसे आके पार्लियामेंट में बैठे। हालाँकि मैं सांसद तो बन के गया नहीं था, मैं तो विटनेस के तौर पे गया था। तो ये जो नफ़रत है विदेशी मुसलमानों को देशी मुसलमानों के साथ, वो इस वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पे एकदम साफ दिखाई दे रही है। हम लोगों ने जो प्रयास किया, उसके अब असरात भी दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए जंतर-मंतर में धरना प्रदर्शन किया, वहाँ हुँ, पसमानदा समाज का सपोर्ट नहीं किया। अभी पटना में गए तो खाली राजनीतिक पार्टी के लोग थे। हुँ, कोई आम मुसलमान, पसमानदा मुसलमान वहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि हम लोग विरोध कर रहे थे और ये पहली बार ऐसा है कि हम लोग लीड ले गए हैं। अब इनको लोग नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरे-दूसरे जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको ला रहे हैं, उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रभावी मदरसे हैं, उनके स्टूडेंट्स को ला रहे हैं। 13 साल, 18 साल, 14 साल की बच्चियों को जंतर-मंतर पे ले जाके बैठाएँ और बताइए उन बच्चियों को पता भी नहीं है और कितनी ये अनैतिक बात है। सही मैंने इसका बात है। विरोध करते हुए कहा कि अगर अशराफ को लगता है कि उसके अस्तित्व का खतरा है, इस्लाम के अस्तित्व का खतरा है, तो यूरोप, अमेरिका में जितने इनके बच्चे पढ़ रहे हैं या भारत के विश्वविद्यालयों में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जितने अशराफ के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको आप बाहर निकाल के बैठाइए वहाँ पुलिस की लाठी के सामने, धरना प्रदर्शन करेक्ट, कीजिए। हमारे बच्चे नहीं बिल्कुल जाएँगे, सही। पसमानदा के बच्चे नहीं जाएँगे। और देखिए हर जगह इनका कार्यक्रम फेल हो रहा है, पूरा राजनीतिकरण उसका हो चुका है। विपक्ष की पार्टियाँ जा रही हैं, विपक्ष के नेता जा रहे हैं। एक और मैं बात बताता हूँ कि उसमें वो सामाजिक जो है दलितों, हिंदू पिछड़ों के जो संगठन है या उनके जो कार्यकर्ता, उनको तो बुला रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में जो दलित पिछड़े हैं, उनके जो संगठन है, उसके कार्यकर्ता उसको नहीं बुला रहे हैं। ये भी एक तरह की आप विडंबना देखिए। इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल्कुल। का पूरा साफ चरित्र बाहर आ जा रहा है, उनका ढोंग खुल के बाहर आ जा रहा है। अब पब्लिक भी इस बात को समझ रही है। जी। सर ये जो इतनी धमकियाँ सरकार को ये लोग दे रहे हैं, आपको लगता है कुछ असर होगा इसका? क्योंकि नहीं, नहीं सरकार देखिए तो ये तो अपने मुझे लगता है कि एकदम अडिग है। जी, ये गीदड़ भभकी है जी और सर। ये बस गीदड़ भभकी है, इसके कुछ होने हुँ, वाला नहीं है। देखिए मैं अभी दिल्ली गया था। मैं जाके वहाँ तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों से मिला।
और मैंने उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। हमने उनको बताया कि देखिए हम बिल के समर्थन में ये बातें हैं, इससे 90% मुसलमानों का फ़ायदा होगा, मुस्लिम महिलाओं का फ़ायदा होगा। तेलुगु देशम पार्टी हालाँकि सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमने अपना धर्म समझा कि हम उनको जाके क्योंकि जेपीसी के मेंबर भी थे उसमें तेलुगु देशम पार्टी के सांसद लघु श्री कृष्ण देवरायलु, उनसे मैंने कहा, वो लखनऊ आए थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसमें ओबीसी जो मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान, उनकी और भागीदारी की आप बात करिए। तो बिल को पास हो जाना है जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन ये हो हल्ला किया जा रहा है, ये वैसी हो हल्ला जैसे ट्रिपल तलाक के वक़्त किया गया था। उन्हीं महिलाओं से इन लोगों ने धरना प्रदर्शन कराया जो ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाएँ थी। तो ये ढोंग है, अब लोग इस बात को समझ रहे हैं। जी। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल मेरा आपसे। जेपीसी के मीटिंग में आप भी गए हैं और आपने कई बार अपनी बातें वहां पे रखी हैं। एक माहौल ऐसा बनाया गया था कि जेपीसी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है जब मीटिंग वहां पे होती थी, क्योंकि जैसे हमने कल्याण बनर्जी को देखा, वो शीशा तोड़ रहे हैं और गाली गलौज वगैरह भी हो रहा था। आपका अनुभव वहां पे कैसा रहा? क्या आपकी बात देखिए सुनी गई? आपने जो नहीं, जी देखिए हमारी पूरी पूरी बात सुनी गई। सांसद माननीय सांसद महोदयों ने प्रश्न भी किए, सत्ता पक्ष के भी, विपक्ष के भी। मैंने वहाँ समय अभाव के कारण उनका जवाब भी दिया। अब मुझसे कहा गया कि आप जवाब लिख के भेज दीजिए, तो हम लोगों ने जवाब लिख के भी भेजा। लेकिन ये कहना कि जेपीसी ने अच्छे से काम नहीं किया, जेपीसी ने इन लोगों को 3-3 मुझसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेजेंटेशन था, उन्होंने 3 साढ़े 3 घंटा लिया, बिल्कुल। इतना लंबा समय लिया। उसके बाद भी ये कोई कहे कि हमें नहीं सुना गया, नहीं समझा गया। हाँ, अब इनकी ज़िद है कि जो हम कह रहे हैं वही मान लीजिए। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात ही हमको मानना था, तो फिर हमको संसद में उसको बिल को पेश करने की क्या ज़रूरत थी? हम हज़रते के दरवाजे पे ले जाके रख दिए होते कि हज़रत आप ही देश के राष्ट्रपति हैं, आप ही मुहर लगा दीजिए। ये ज़िद है कि हम्म। हमने जो कहा है वो मान लिया जाए, ये ठीक बात नहीं। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आपकी बात सुनी गई, जेपीसी ने एक डिसीजन लिया, वोटिंग कराई गई, बिल को अमेंड करके टेबल किया गया है और अल्लाह ने चाहा तो बिल पास भी हो जाएगा। पहली बार भारत में ऐसा बिल पास हो रहा है, जो डायरेक्ट मुसलमानों के दबे-कुचले तबके को, मुसलमानों के कमज़ोर को, मुसलमानों में जो विधवाएँ हैं, मुसलमानों में जो अनाथ बच्चे हैं, मुसलमानों में जो तलाकशुदा महिलाएँ हैं या जो कमज़ोर तबका है, गरीब, उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि वक़्फ़ का मैनेजमेंट इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि वो फ़ायदा असली हितधारकों तक, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग वक़्फ़ का फ़ायदा जो है, वक़्फ़ जो है गरीबों के लिए होता है, वो मिल नहीं रहा था। तो आप मेरा विश्वास जानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती, तो आने वाले समय में कोई न कोई सरकार वक्फ बोर्ड के पूरे कार्यक्रम को, उसके पूरे सिस्टम पे अमेंडमेंट ज़रूर करती, ताकि उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये बिल्कुल एक श्योर बात है, क्योंकि जहाँ कहीं भी करप्शन हो गया, पानी जो है पड़े-पड़े बजबजा गया था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी ना, किसी न किसी को स्टेप लेना था। जी, तो और भारतीय सर जनता पार्टी ने जेपीसी को तो जी जेपीसी को टाइम भी तो बहुत दिया गया था, मतलब 28 स्टेट से हैं, उनको उनके साथ में मीटिंग की गई और एक-एक दिन मीटिंग, 10-10 दिनों तक ये सारी मीटिंग चली हुई हैं। और नहीं, एक देखिए मैं जी जेपीसी पे कह दूँ, जेपीसी ने बहुत ज़िम्मेदारी, ईमानदारी से काम किया है, क्योंकि मैं दिल्ली भी गया था पार्लियामेंट में, और लखनऊ जब आई थी जेपीसी, तो वहाँ भी मैं गया था और बहुत जी ज़िम्मेदारी से, और सांसद बाकायदा उसमें रहते थे, बहस करते थे, बात करते थे, पूरे देश में भ्रमण किया। तो जेपीसी हम्म, ने अपनी ज़िम्मेदारी से काम किया, ऐसा नहीं। देखिए, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो हम सिस्टम को ही खराब कह दें, तो एक अलग बात है। बिल्कुल। देखिए, ये ज़िद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, अशराफ वर्ग की, कि बस हमको बिल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हम विरोध करेंगे तो विरोध करेंगे। कोई कंस्ट्रक्टिव बात वो लोग नहीं कह रहे। बस मुसलमानों का अस्तित्व खतरे में है, तो हमारी मस्जिदें लूट जाएँगी, तो हमारे खानकाहें लूट जाएँगे, हमारे मदरसे लूट जाएँगे। लूटना कुछ नहीं है, इनकी नेतागिरी खत्म होने वाली है। ये जो हम्म, सरकार की ताकत से, वक्फ बोर्ड की ताकत से ये जो लूट-खसोट कर रहे थे वक्फ की ज़मीनों में, वक्फ की प्रॉपर्टियों में, उसपे एक एक जो है अंकुश लगने वाला है, नकेल लगने वाला है। इनको बेचैनी है कि अब हम लूट नहीं पाएँगे। बस इसी की बिल्कुल चिंता है, सर। और इसके लिए वो सारे मुसलमान खतरे में हैं, इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों से अपील करें, इनकी बात 10 लोग सुनने वाले नहीं हैं। बताइए, जुमे ऐसे दिन को आप काली पट्टी बाँधने की, जो गैर इस्लामिक है, जिस दिन खुशी बिल्कुल मनाना है, जिस दिन जाके नमाज़ करो, उस दिन आप काली पट्टी, आप पूरे जुमे की अलविदा की नमाज़ को राजनीतिकरण करना चाहते हैं, पूरे मस्जिदों को राजनीतिकरण करना चाहते हैं। कल को सरकार एक्शन लेगी, पुलिस लाठीचार्ज करेगी मस्जिद में घुस के, तो आप कहोगे कि सरकार हमारी मज़हबी मामलों में इंटरफेयर कर रही है, हमारे धार्मिक स्थलों में सरकार घुस रही है। काम तो आप कर रहे हैं, एक्सपोज़ तो आप कर रहे हैं, बिल्कुल और ये जितने बिल्कुल। लोग हैं सब एसी कमरे में बैठे रहते हैं। पसमानदा मुसलमान जो हम्म, मस्जिद में पढ़ने जाएगा, काली पट्टी बाँध के, वो हम्म, पुलिस की लाठी खाएगा। हम्म, मस्जिद में पुलिस जाएगी, तितर-बितर होगा, धार्मिक स्थल नापाक होगा, तमाम जो बुराइयाँ होंगी,
वो सब इन्हीं अशराफ की वजह से। इनका कुछ नहीं होगा, ये बैठ के तुरंत जगदीपिका पाल के साथ, किरण रिजिजू के साथ बैठ के चाय पीने लगेंगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये ऊपर-ऊपर से खेलते हैं, ज़मीन पे पसमानदा से को लाठी खिलाई। इसलिए हमने कहा कि आप अपने बच्चे को इंग्लैंड, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से निकाल के ले आएँ हफ्ते 10 दिन के लिए भारत में, और कहें कि जाओ तुम काली पट्टी बाँध के नमाज़ पढ़ो और तुम सरकार के खिलाफ नारे लगाओ। फिर देखते हैं 2 मिनट में गायब हो जाएँगे ये लोग। जी। मतलब इनका जो रोटियां सिक रही है ना, वो अगर मुसलमान रिग्रेसिव रहता है, प्रोग्रेसिव नहीं बनता है, तो इनकी रोटियां जो है वो घी लगा के, जिसको कहते हैं ना कि वो परोसने की लोग कोशिश करते हैं। सर जी, आपका जी। मतलब आपने मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मुझे खुद भी नहीं पता था, और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और मेरे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जो आपने एक इनपुट दिया है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उनको बताया नहीं जाता है, वो चीजें सामने नहीं आती। उनको जी। बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। जी, जी। और आज आपका भी बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का जो मेरा डिस्कशन हुआ है सर के साथ में, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आई ओपनिंग है, तो उसको आप दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।